जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वो भी हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो है बिल्कुल इतना याद कर लेते हैं जितना हम कराते हैं इस वीडियो में। लगभग 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो अगर इतना याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलता है केवल 10 को याद करने से। आपको देखिएगा बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे साइंस का है, याद रखिएगा ये साइंस का क्वेश्चन कराए हैं। इसी प्रकार से और वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करना है। तो मुख्य फोकस को हम लोग किस तरह से परिभाषित करते हैं, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 22 में पूछा हुआ है, 20 में पूछा हुआ है, उसके बाद 18 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी पूछने का चांस बना हुआ है। तो याद रखिएगा 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा देना है, यानी परिभाषित करना है। तो किस तरह से परिभाषित करेंगे कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली, ठीक है, आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो सिंपल बात जो है यहाँ से याद रखना है कि प्रधान अक्ष, यहाँ पे देखिए ये प्रधान अक्ष है, ये हाथ पे दर्पण है, गोलीय दर्पण का एक टुकड़ा है। तो यहाँ पे गोलीय दर्पण है। अब यहाँ से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, ठीक है, प्रकाश आ रहा है, ये इस तरह से टकराया और यहाँ से फिर क्या हो गया, यहाँ पे जो टकराया, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो टकरा रहा है बिंदु, यहाँ पे बिंदु नजर आ रहा है। तो इसी बिंदु या को हम लोग क्या कह देते हैं, मुख्य फोकस। तो इसको सिंपल से कि प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप लिख देते हैं और फिगर भी पार देते हैं तो आपको जो है 2 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिल्कुल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपको देख लीजिएगा यहाँ पे, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। तो प्रकाश की अपवर्तन क्या है और इसके नियम को लिखना है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन बैक उलट कर देख लीजिएगा। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित नियम होते हैं, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित नियम होते हैं। पहला हम लोग प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं, ये परिभाषा अभी नहीं लिखे हैं, तो आप लोग याद कर लीजिए प्रकाश का अपवर्तन जो है वो किसको कहते हैं। तो जब हम लोग किसी माध्यम में क्या करते हैं, संघन माध्यम से जब प्रकाश विरल माध्यम से, याद रखना है, विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तो वह जो है प्रधान अक्ष के थोड़ा सा मुड़ जाता है या अपने पूर्व पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जब संघन माध्यम से जब संघन माध्यम से क्या करता है, विरल माध्यम में, या विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है, या फिर हम लोग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पूर्व पद से विचलित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गया। आप लोग देखिए प्रकाश के अपवर्तन का यहाँ पे चित्र भी दिया गया है, प्रकाश के अपवर्तन, और यह है प्रकाश का परावर्तन का चित्र। तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन सबसे पहले नियम पूछता है। तो नियम 2 होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन के भी। तो यहाँ पे पहला जो है नियम है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है, उसे जो है प्रकाश का प्रथम नियम एक कहते हैं। और दूसरा नियम है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम कहते हैं। अब इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं, याद रखिएगा, स्नेल के नियम इसी को कहते हैं। कहेगा कि स्नेल के नियम किसे कहते हैं, उसको लिखे। तो स्नेल के नियम किसे कहते हैं, तो लिखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल के नियम कहते हैं। इसका जो है परिभाषा इस तरह का है कि किसी दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष कणों के लिए, वर्णों के लिए, ठीक है, वर्णों के लिए
आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात एक नियतांक होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा, बिल्कुल यहाँ से चित्र भी आप लोग को पार लेना है, ठीक है, चित्र यहाँ पे पार लेना है। अगर परावर्तन की बात करेगा तो परावर्तन का चित्र कुछ इस प्रकार से आप लोग को पारना है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, परावर्तन का परिभाषा क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें समतल सतह पर टकरा कर वह उसी दिशा में मुड़ जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका भी दो नियम होते हैं, तो आप लोग को याद कर लेना है दो नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा कहता है, जो कि या आप लोग को प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो यहाँ पे बिल्कुल हम अभी बता ही रहे थे, आप लोग को आएंगे। अब देखिए, परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार अपवर्तन का होता है जिस प्रकार से परावर्तन का होता है। तो परावर्तन देखिए यहाँ पे परावर्तन का नियम की आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, उसे प्रकाश का प्रथम नियम कहते हैं। ये पहला है, ठीक है। जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, परावर्तित किरण और यहाँ पे लंब यानी अभिलंब जिसको हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे लंब, ये तीनों एक ही तल में होता है, ये तीनों एक ही तल में होता है, जिससे प्रथम ये नियम का पालन करता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो जो एक कोण आई है वह कोण आर होगा। मान के चलिए कि यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे है 45 डिग्री, तो ठीक यहाँ पे भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोण आई बराबर होता है कोण आर। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये तो तीसरा हल था क्वेश्चन नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा तो आवेशों के प्रवाह को, या फिर हम लोग कहते हैं आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप लोग को परिभाषा याद कर लेना है इसको, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। इसका जो है एसआई मात्रक एम्पियर होता है, हम लोग ए एम्पियर इस तरह से भी लिखते हैं, एम्पियर। ध्यान से लोग देख लीजिएगा, इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे है एक चित्र के साथ भी आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। फिगर में आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। अगला कहता है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें एक प्रकार का ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत धारा कहते हैं, जैसे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, ये तार है, ये तार में से हम लोग क्या कर रहे हैं? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अभी क्या हो जाएगा? तार अपने आप जो है गर्म हो जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब गर्म क्यों होता है? तो गर्म इसलिए होता है क्योंकि आप लोग रुकावट पढ़े होंगे, प्रतिरोध हम लोग कहते हैं, जिसको प्रतिरोध आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो प्रतिरोध के कारण ये तार गर्म होता है, जिससे हम लोग विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कह देते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें एक प्रकार के ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर लिखा हुआ है। अगर इसका PDF चाहते हैं तो पहले सब्सक्राइब करके हमारे जो है चैनल का नाम है रियल एजुकेशन, और टेलीग्राम चैनल का नाम है रियल एजुकेशन, यहाँ पे इंडिया के फ्लैग डाल दीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को PDF मिल जाएगा, बिल्कुल लोग उठा लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। कहता है यहाँ पे उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखना है। तो उत्तल दर्पण के दो उपयोग, सबसे पहले कि दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, इस प्रकार से आप लोग को आंसर देना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। पहला आंसर देना है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। वाहनों में क्या किया जाता है? साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा हमारा कहता है कि उत्तल दर्पण में परावर्तित पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, तो ये तो उपयोग नहीं है। और तीसरा क्या हुआ कि चश्मे का में प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग दो को आंसर लिख दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे सबसे लास्ट नहीं, 7वां क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे। यहाँ पे हम पूछ रहा था ऊपर में उत्तल दर्पण के, लेकिन अभी पूछा अवतल दर्पण के दो उपयोग। ये सारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए याद कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण के दो उपयोग क्या है? निम्नलिखित है। तो अवतल दर्पण का दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला क्या है?
तो दांतों को देखने के लिए यहाँ पे चित्र में देखिएगा, चित्र में आप लोग समझिएगा, लिख दीजिएगा। जब चित्र आप लोग को पता चलेगा चित्र, तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा। देखिए जो है दांतों को उपयोग करने में यहाँ पे देखिएगा जो लगा रहता है लेंस, वो कौन रहता है, तो अवतल लेंस रहता है, अवतल दर्पण रहता है, सॉरी अवतल दर्पण रहता है, अवतल लेंस नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, लाइट बढ़ रहा है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से आप लोग को फिगर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो दर्पण लगा है, कौन दर्पण लगा है, तो अवतल दर्पण लगा है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए, कान को चेक करने में, दांत को चेक करने में, नाक को चेक करने में, जीभ के चेक करने में जो डॉक्टर होता है वो कौन सा दर्पण का उपयोग करता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो है इसी चीज़ को बड़ा वस्तु के में देखने में हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे समझ में आपको आ गया होगा कि कितना है अवतल दर्पण का उपयोग, बहुत सारा उपयोग है। नेक्स्ट हमारा कहता है हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। हाइड्रोकार्बन बिल्कुल यह कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन में है, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ये 8वां क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, याद कर लीजिएगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो वैसा यौगिक जो हाइड्रो और कार्बन के संयोग से बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे में यहाँ पे दिया हुआ है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अगर इसका संरचना पूछेगा हाइड्रोकार्बन के, तो कुछ इस प्रकार से होता है। एक किसका संरचना है, तो एथेन का। देखिए यहाँ पे एथेन लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एथेन का संरचना है। अगर हम लोग 3D में अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को संरचना दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन का एक किसका संरचना है, तो ये मेथेन का संरचना है। याद रखिएगा ये मेथेन का संरचना है। ये 3 गो गोला जो नजर आ रहा है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे ब्लैक जो कलर आ रहा है नजर, वो कार्बन है। याद रख लीजिएगा, यही इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संरचना कुछ इस प्रकार से है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और इस तरह से हम लोग 8 बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराएं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग इसी प्रकार से अगले प्रश्न के साथ, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।